कि गांव-गांव चलना है, पंचायतें करेंगे और इनको कोई वोट नहीं देगा। ईवीएम लेकर गांव आए तो ईवीएम को भी तोड़ेंगे, इनकी पिटाई भी करेंगे। अपने घर पीटो। आप इन्हें दिल्ली में क्यों पिटना आते हो इनसे? दिल्ली में पिटना की कोई जरूरत नहीं, इन्हें गाँव में पीटो, वहाँ पिटेंगे। ये आपसे नहीं पिटेंगे, ये कर्मचारियों से बिल्कुल नहीं पिटेंगे, इन्हें हम ही पीटेंगे। इन्हें किसान पीट सकते हैं बस। और देखो कैसे लड़ रहे हैं, दो पे लेकर लड़ रहे हैं एक तरीके से। लेकिन उनकी जो लड़ाई में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो खुद बीजेपी से मिले हुए। हमारा 16 तारीख का मोर्चा था, मैं भी उसमें संयुक्त मोर्चा मेंबर हूँ। 16 तारीख को बंद करना था भारत, लेकिन कुछ लोग अब राइट 13 को बंद कर, 13 को दिल्ली चढ़ाई करेंगे, हो गया चढ़ाई। अब हमें कह के जो जाना पड़ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने शुरू कर दिया, चलो हम इनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को चोट लग रही है। 70 आदमियों को गोली लग गई, 2 दिन में घूम गया है, इतना बुरा हालत है। खैर पंजाब में, हरियाणा में हो गया है। हमारी जो ग्राम पंचायतें और गांव पंचायतें सब इकट्ठा हो रही हैं। आप लोगों से भी मेरी अपील है कि यहाँ से हो सकता है तो हम एक बस लेके या चाहे तो कारें लेके, कुछ मालाएं लेके किसानों को जाके पहनाएं कि तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे नहीं लड़ो, वोट से लड़ो, वोट के प्रहार से लड़ो। हमारे जो पेंशन आंदोलन का नारा है, तीर से न तलवार से पेंशन मिलेगी, वोट के प्रहार से। भगत सिंह ने भी कहा कि जो क्रांति है तो ये पिस्तल की संस्कृति नहीं है, वो तो विचारों की शान पर तेज होती है क्रांति की तलवार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यही कहे कि आप एजुकेट होइए। तो मैं यही कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ, ज़्यादा समय ले लिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। मेरा जिंदगी का एक एक क्षण ये ईवीएम के खिलाफ लड़ूंगा मैं। हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ईवीएम या वोट का अधिकार दिलाया था, हमें उनकी इज्जत के लिए भी लड़ना है, अपने अधिकार के लिए भी लड़ना है। ईवीएम का जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरे समाज का है, और पूरे समाज का ही नहीं है केवल, ये जितने भी गुलाम देश थे ना, उन सब देशों का भी है। पाकिस्तान में अभी एक कमीशन ने माना ये बात कि हमने जो लोग हारे हुए थे वो जिता दिए, और रिटायरमेंट के बाद बता रहा, बस वो गड़बड़ ये है। हमारे यहाँ अनिल मसीह जो पंजाब में किए हैं, मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ इलेक्शन डिपार्टमेंट का, मैं असिस्टेंट कमिश्नर था पहले, वो उसको ना जेल जाने के लायक बात है, और उसको देशद्रोह में बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने वैसे कहा भी है। तो ये जो चुनाव में इस तरह की हरकतें हैं, इसके प्रमाण ढूंढने की ज़्यादा हमें मशीन में ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत ये समझने की है कि ये जो सरकार देश की है वो वोट से चुनी जाती है, और किसान समाज देश में 70% है, उसको मार रहे हैं गोलियाँ। पहले 13 महीने सड़क पर बैठे रहे, 700 लोग मर गए, और वोट फिर उनको दे दिया तो वो और उनके हौसले बढ़ गए। जो शेड्यूल ट्राइब हैं इस देश के, लगभग 27% के आसपास हैं, 30 भी हो सकते हैं, कुछ बढ़ गई होगी आबादी तो परसेंटेज बढ़ा है इनका। उनको जो इन्होंने नौकरियां ख़त्म कर डाली, संविधान बदलने की बातें रोज़ करते हैं, और सारा कोई भूमि पूजन, कोई मंदिर पूजन में लगा रखा पूरा देश। तो ये इतनी बेफिक्री कहाँ से आई कि इनको वोटों की चिंता नहीं है? 25%, 27% शेड्यूल कास्ट हैं, 70% किसान हैं, कर्मचारियों को परसेंटेज 3 है, 3 से 3.5% कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को पेंशन बंद कर रखी है, और कुछ कर्मचारियों को ठेके भी रखा हुआ है। तो ये लगभग जो प्रतिशत है, ये तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। फिर इतना मनोबल कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से बोले जा रहे हैं 400 पार 400 पार? ये इनका 2 तरीका है। नंबर 1 ईवीएम जब तक है इनको किसी का कोई भय नहीं है, कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वोट का कोई मतलब है। इसलिए मेरा सबसे कहना ये है कि इस लड़ाई को आम जन की लड़ाई बनाना है हमें, और ये किसी एक वर्ग से लड़ने की लड़ाई नहीं रही है। ये पूरा देश इसमें जानता है। हम जिन बातों को कर रहे हैं, मैं पिछले कई प्रोग्रामों में आया, और मैं भी गाँव घूम के आया हूँ, 8-10 गाँव में भी गया था। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो, जनसंख्या को छोड़ के, कि ये मशीन से जीतते हैं। सबको पता है बात कि हम ईवीएम से जीतते हैं और गड़बड़ घोटाले से जीतते हैं, ये सबको पता है। यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव में इन्होंने 72 सीट हराई ज़बरदस्ती, और
ईवीएम ना तो ये शेड्यूल कास्ट का मसला है, ना ये मुसलमानों का मसला है। जैसे पीछे आंदोलन हुआ ओखला में, वो तो एनआरसी था वकील साहब, उसमें भी जब लड़ाई शुरू हुई तो इनके जो पैरामीटर थे उसमें असम में 13 लाख आदमी मिल गए हिंदू जो उनका कागज ही ना थे, वो कहाँ से आए। तो ये ऐसे मसले छोड़ते हैं, उसमें लोगों को उलझा देते हैं। मेरा कहना है केवल निवेदन ये है कि अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी ईवीएम के खिलाफ, उसमें अभी दो संगठनों के साथ मैं जानता हूँ, एक दूसरे को जानता मैं सभी को, इनमें से सभी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। भानु प्रताप जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, कपिल जी भी बढ़िया आदमी है, उदित राज जी के साथ हमारे बहुत पुराने संपर्क है, गौतम जी भी हैं, रतन लाल जी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग इनके साथ में हैं। लेकिन इनकी एक कमी को मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि ये दो क्यों हैं। एक शुरू में बनाया था ईवीएम हटाओ मोर्चा, वो उदित राज जी चला रहे हैं उसको, उनकी 22 तारीख की मीटिंग है। इन लोगों ने जब वहाँ से कुछ बात हुई तो इन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया, ये भी चला रहे हैं। और इन्होंने इतना मेहनत की कि पूरे भारत भर में पता चल गया, पूरी दुनिया में पता चल गया कि भारत में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। लेकिन अभी हमें एक मोर्चा जीतना जरूरी है, और सबसे ज़रूरी है कि ये दोनों मोर्चों का एक मोर्चा होना चाहिए। मैंने सबसे कोशिश कर ली, मैं तो इसमें फेल हो गया। आप लोगों से मेरा सवाल है कि क्या इनको एक नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या ईवीएम आड़े आ रही है या इनका कोई और कारण है? अरे भाई ईवीएम का तो कोई कारण ही नहीं है, इनके ईवीएम के खिलाफ तो मैं भी हूँ और सबसे अंत तक लड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सारे इतने सीनियर लीडर्स हैं, ये पूरे दुनिया के इतिहास को देख के, क्रांतिकारियों की बातों को सुन के, ये इतना तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, और ये इकट्ठे ही नहीं हो रहे अपने आदमी। अम्बेडकर को अगर जिक्र करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, उन्होंने तो 3 ही बातें की ज़्यादा, एजुकेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और एजिटेट करना है। और ये सारे अम्बेडकरवादी बहुत केड़े वाले। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? ये अम्बेडकरवादी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ये अम्बेडकरवाद के नाम पे फालतू को चड्डू खाने की बातें कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा बहुत लिहाज है, चाहे उदित राज जी हों, चाहे ये सारे बंधु हों, इनको मिलके एक मोर्चा बनाना चाहिए। उसका राष्ट्रीय मोर्चा नाम रखें। लोगों को बार बार बुलाने से मशीन नहीं हट जाएगी। मशीन हटाने के लिए चलाना पड़ेगा, बंदूक चलानी पड़ सकती हैं। आप इनसे हटाओगे 25 आदमियों से, 50 आदमियों, 100 आदमियों से। इसकी रणनीति में बदलाव करो, सारा एक मोर्चा बनाओ। जितने भी कर्मचारी संगठन है सबके डेलीगेट ले लेकर नेशनल काउंसिल बनाओ। नेशनल काउंसिल का जो निर्णय होगा उसको सारे लीडर माने, तब लोग आएंगे आपके साथ में। आपको नेता बना के झंडा उठाने कोई नहीं आएगा, और ना ही आना चाहिए। हमने 10 लाख आदमी इकट्ठा किए रामलीला मैदान में। अब जानते हैं हमने क्या किया? चंपारण से शुरू किया, कोई जिला नहीं छोड़ा जहाँ मीटिंग नहीं की। उत्तर भारत, ये पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यूपी में से निकल के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक गए। पूरा जून, जब बाहर को मुंह निकालते भी लगता था जल जाएगा, तब हम सड़कों पे थे। और उसका परिणाम हुआ कि दिल्ली में इतने लोग आ गए कि एक एक पार्टी के नेता को, इवन बीजेपी और कांग्रेस को ये कहना पड़ा कि सन 50 से लेकर आज तक कभी इतनी बड़ी रैली हुई नहीं। ये सबके सामने है, न्यूज़ में भी है। हमारी कोई न्यूज़ भी नहीं चलाई थी, फिर भी वो यूट्यूबर्स ने न्यूज़ चला दी। कुछ जो बीबीसी में मेरे संपर्क थे, मेरा बेटा बीबीसी में पत्रकार है, तो उन्होंने चला दी न्यूज़, फिर ये चलाने लग गए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसका, ये जो रामलीला मैदान था मैंने अलॉट कराया था, मेरे नाम अलॉट था और मैं उसका व्यवस्थापक था। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, सबसे भी कह रहा हूँ, ये ईवीएम अगर नहीं हटवाई तो अगला चुनाव आप देख नहीं सकते। बता रहा हूँ, देश के हालात ऐसे हैं। तो आप सब चीज़ें छोड़ दो। जब कोई हमें हासिल करना होता है कोई चीज़, तो हमें त्याग करना पड़ता है। जब मैं 12वीं का टॉपर हूँ यूपी का, 18 घंटे पढ़ता था, तो मैंने अपना ऐशआराम छोड़ा, त्याग किया। आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सारे साथियों को जोड़ना चाहते हैं, आपस में बुलाइए, बैठिए, मुद्दे हल कीजिए, एक साथ जुटिए। आप 22 को कर रहे हैं, वो 25 को कर रहे हैं। मैंने बहुत मना किया उदित राज जी से, आप 25 डेट रख दी गई है ऑलरेडी, तो इसे मत रखिए, सब लोग इकट्ठा रहो तो बेटर रहेगा। लेकिन मैं बड़ा
अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, और ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा ये मतलब मैं समझता हूँ इनका दायित्व पूरा नहीं कर रहे लोग, क्योंकि भारत के जो किसान, मजदूर, गरीब लोग, उनको थोड़े लीडर बनना आता है। वो तो साथ खड़े होंगे, लेकिन साथ वो जब खड़े होंगे जब आप उनको लगेंगे कि हाँ ये वाकई लड़ रहे हैं सीरियसली और सारे इकट्ठा हैं। तो मेरा यही सुझाव है, मैं ये कहना है, मैं किसी की ना तारीफ करना है ना बुराई, मैं ये कह रहा हूँ एक नेशनल फोरम बनाओ, उसमें 5-7 लोगों को एक कार्यकारी कमेटी बना दो जो निर्णय लेते रहेंगे जल्दी जल्दी, कभी कभी जाना पड़ता है अधिकारियों के पास में, लेकिन सभी संगठनों को जोड़ के नेशनल काउंसिल बनाओ कि भाई ईवीएम हटाना है। और उसमें मैं अभी 15-20 दिन से लगा हूँ, कुछ घरेलू समस्याएं आ गई थी तो थोड़ी दिक्कत हुई, अदरवाइज मैं एक राष्ट्रीय घोषणा पत्र बना रहा हूँ, देश की जनता का घोषणा पत्र मैं लिख रहा हूँ, 2-3 दिन में लिख दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले सुन लें, जो बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी, उसमें एजेंडा में हम डाल रहे हैं। और हमने 24 अगस्त को किसानों की और औद्योगिक मजदूरों की संयुक्त मोर्चा में वो पास करा दिया था। देश में कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होगी, क्योंकि ये जो एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है ये, इसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट है। तो कोई भी सर्विस जो लगातार चलती हो साल भर, उसको कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करने के खिलाफ हम अपने एजेंडा में से डाल रहे हैं, और हम उसी को वोट देंगे जो इसको हटाएगा। अब जो लड़ाई है, अब हमारे किसान लड़ रहे हैं, मैं रोज़ लिख रहा हूँ, चिट्ठियाँ भी लिख चुका हूँ, उन्हें फोन भी कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको ना ट्रैक्टर लेके बॉर्डर पे लड़ा रहे हैं। अरे भैया वहीं बैठ जाओ जहाँ हो, और कसम खाओ कि अपने गांव भेजो लोग, वहीं बैठे रहो आप, हम भी आएंगे आपके साथ। गांव-गांव जाके कसम खिलाओ लोगों को, इन फासिस्टों को वोट नहीं देना। आप इनसे कहाँ से लड़ोगे? बंदूक तमंचे वाले भी हमारे ही हैं, जो सिपाही हैं सब किसानों के बच्चे तो हैं, कर्मचारियों के बच्चे हैं। तो उनको लड़ने से आपस में अच्छा होगा कि हम एक मंच वहीं बनाएं जहाँ पे लड़ रहे हैं। हमें पदों की जरूरत नहीं है, मोर्चा में कार्यकर्ता भी तो चाहिए, हम कार्यकर्ता रह के काम करने को तैयार है। और आप भी यही सोचना, जो कार्यकर्ता हैं वही जीतेंगे, और जो नेतागिरी के लिए लड़ रहे हैं ये अपनी जिम्मेदारी को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को मेरा अपमान करना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन ये सच इतना तगड़ा है कि कुछ लोगों को अपमान लग सकता है, उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। देश के लिए अगर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी मैं मांग लूँगा, लेकिन मेरी फिर से गुजारिश है कि इसको बंद करें। ये एक राष्ट्रीय मोर्चा बने और गांव-गांव चलते हैं, हम चलेंगे, हम आएंगे ही लौट के जब सारे देश में से हटा देंगे। धन्यवाद।